हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लेक्चर नंबर 5। 2025 का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है और फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत पहले शुरुआत से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हमारा पूरा प्लानिंग है कि 2024 की तरह बल्कि उससे बेहतर तरीके से हम समय से पहले कोर्स पूरा कंप्लीट कर लें, रिवीजन कर लें और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव के लिए भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बेस्ड हमारा लेक्चर है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ओनली डेफिनेशन आपको बताया था। आज हम उसको और आगे डिटेल स्टडी करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, एक सेकंड। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, वो है CUET के एग्जाम से रिलेटेड। अभी जून में CUET का एग्जाम होना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और देश के रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए CUET का एग्ज़ाम होता है। NTA इसको कंडक्ट करता है और इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, प्रॉपर आपके पास कंटेंट्स हो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखो, ओसवाल गुरुकुल का ये मैं आपको बुक बता रहा हूँ, ये सभी सब्जेक्ट पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एक मैथमेटिक्स का बुक आपको बता रहा हूँ। ये बुक बहुत बेस्ट बुक है और इस बुक के बेस पर अभी आपके पास जितना समय बचा है उसमें आप CUET का एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये बुक आपको 1200 प्लस MCQs का इसमें कलेक्शन है और oswald.io पर जाकर आप इसके पूरे टेस्ट सीरीज और इसके पूरे कंटेंट्स आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये बुक बहुत बेस्ट है और इसका आपको बाई लिंक कंप्लीट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। पूरा लिंक आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड पूरे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, उसका लिंक हमने दिया हुआ है। तो एक बहुत बेहतर बुक है ये, और ये बुक आप अभी कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट के लिए इसका बुक अवेलेबल है। ये तो मैथमेटिक्स का बुक, इसका कंटेंट्स मैंने पढ़ा है और इसको प्रॉपर वे में इसको अरेंज किया गया है कि किस तरीके से CUET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2023 का क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको मिलेगा, जिससे आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है। चलें तो फिर हम स्टार्ट करें आज की क्लास। और अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बताया था और एक बार हम इसको और रिवाइज करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में है क्या। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जो स्टूडेंट लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या फिर रिवीजन नहीं किए हैं, एक बार देख लें। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र अपने पास है। प्रीवियस क्लास में हम कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस 2 मिनट में उसको रिवाइज करके आगे हम उसको, चूंकि इसी टॉपिक को हमको आगे कंटिन्यू करना है, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है और क्या Q0 आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने एक एकांक आवेश, मान लो Q0 आवेश है और यहाँ पर हमने एक एकांक आवेश रखा हुआ है इस तरह से। तो ये एकांक आवेश पर ये आवेश जितना बल लगाएगा, इसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E = 1/4πε0 Q/r² होता है, जहां पर r इस चार्ज और इस एकांक आवेश के बीच का डिस्टेंस है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है।
यहाँ पर इस फार्मूला के यदि यार और हम डिफरेंट फॉर्म में देखें तो यहाँ पर यदि मैं इसके साथ में क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो यहाँ पर मैं क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और नेचुरली आप समझ सकते हो कि जब यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा तो कूलाम के नियम से क्या बन जाएगा, ये बल बन जाएगा, ये फोर्स बन जाएगा। इस तरह से इसको हम फोर्स कह सकते हैं। देयरफॉर हमारा यहाँ पर जो रिलेशन मिलेगा वो F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई के फॉर्म में मिलेगा। तो F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। या इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमको लिखना होता है तो E इक्वल टू, तब हम इसको क्या करते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये डिफरेंट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो सभी फॉर्म में आपको पता रहना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ाई किया था। क्लियर यहां तक सबको? ठीक, वेरी गुड। अब चलिए हम आगे पढ़ें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अलग अलग पोजीशन पर गणना करने से पहले हम पढ़ लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का या 3 नंबर का 2 और 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और क्वेश्चन सीधा कैसे पूछा जाता है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उनके गुण लिखो। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उनके गुण लिखो, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके गुण का परिभाषा हम लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, उनके विद्युत बल रेखा का परिभाषा लिख देते हैं और गुणों को 2-3 गुण लिख देते हैं। उसमें से 1-2 गुण ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कारण बताओ में। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से गुण को अलग से सेपरेट पूछा जाता है। तो पहले तो हम देखें कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो आपको मालूम है कि हमारे पास 2 तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब इसमें होता क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में होता क्या है, ये ध्यान देना। मान लो हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। एक धन आवेश है, ये धन आवेश है मान लो, और ये ऋण आवेश है। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट चार्ज होता है, मतलब एकांक धन आवेश को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो एकांक धन आवेश को जब इस विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, एकांक धन आवेश को जब इस विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, मान लो यहाँ पर ये एकांक धन आवेश है, ये पॉइंट को आप मान लो एकांक धन आवेश, ये मैं यहाँ पर लिख दिया। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब इस प्रकार से इसके प्रतिकर्षण से यह पॉइंट इधर से प्रतिकर्षित होते जाए एकांक धन आवेश, और माइनस से आकर्षित होते जाए। इस प्रकार से आगे जाते जाते ये माइनस चार्ज के पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इस एकांक धन आवेश को यदि हम विद्युत क्षेत्र में गमन कराएं तो बहुत अलग अलग पथ से होके इसके बहुत से हजारों अनगिनत पथ हो सकते हैं, जिससे वो प्लस से स्टार्ट होके माइनस में चला जाएगा। अब इन बिंदुओं को मिला दिया जाए, यदि इन बिंदुओं को हम मिला दें तो इन बिंदुओं को मिलाने से, ये इन बिंदुओं को मैं मिला दिया तो इनको मिलाने से जो इस प्रकार से कर्व मिला, इस कर्व को भी हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत बल रेखा का परिभाषा क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। काल्पनिक क्यों, क्योंकि वास्तव में इसको हम देख नहीं सकते, केवल क्या करते हैं, इसकी हम कल्पना करते हैं। और निष्कोण क्यों है, क्योंकि ये कोई कोण नहीं बनाता, ये कर्व होता है, ये कोई कोण नहीं बनाता। तो 2 महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमको जरूर लिखना है, वो ये कि यह क्या होता है, एक काल्पनिक वक्र होता है और क्या होता है, निष्कोण होता है पृथक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। ये एकांक धन आवेश को हमने क्या कराया है, इसमें गमन कराया है। ठीक है, तो सीधा इस तरह से आप देखो तो ये 1-2 रेखाएं नहीं होती, ये इस प्रकार से बहुत सी रेखाएं होती हैं जो धन से स्टार्ट होती हैं और ऋण में जाके समाप्त हो जाती है। देखो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बात गुण ये है कि ये धन से प्रारंभ होते हैं और ऋण में जाके समाप्त हो जाते हैं, फिर ऋण से धन में नहीं आते हैं, धन से प्रारंभ होते हैं और ऋण में जाके समाप्त हो जाते हैं। ये क्या होता है, ऋण से धन की ओर नहीं आता। तो इनके गुणों में हम इसका स्टडी करेंगे। एक बार परिभाषा को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो।
विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। यह परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण लिखो। अब यहाँ पर देखो, ये विद्युत रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस के प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, विद्युत रेखाओं के गुण ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ, मैंने बहुत कुछ आपको परिभाषा पढ़ाते समय समझा दिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और क्या होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। मतलब इन रेखाओं की विशेषता क्या है कि ये धन से स्टार्ट होते हैं और माइनस में जाके समाप्त हो जाते हैं, इस प्रकार से इसका गुण होता है। फिर देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैं यहाँ पर फिगर में आपको एक बार समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, या विद्युत क्षेत्र का एक कर्व मैं अलग से बना देता हूँ। मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है, मान लो मैं इसके किसी पॉइंट पर ये एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींचा गया ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जानना है, तो उस पॉइंट पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, और ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है, यही स्पर्श रेखा की जो दिशा है, यह विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये इस प्रॉपर्टी का कहना है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब आप देखो तीसरा पॉइंट, देखो, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये पॉइंट कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों? ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये जान लें कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक रेखा दूसरे रेखा को काटे। मान लो ये कोई रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये तो हुआ उसका गुण। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों नहीं काटते, नहीं काटने का कारण क्या है। तो ये अलग से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों, ये आपको पूछा जा सकता है। तो देखो, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती, तो उसका कारण सुनो। यहाँ पर दो विद्युत बल रेखा है, ये नीचे वाले को मैंने लिखा विद्युत बल रेखा नंबर 1 और ये है विद्युत बल रेखा नंबर 2, ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं। अब यदि हम पहले विद्युत बल रेखा के लिए इस बिंदु पर देखो, कटान बिंदु, रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है वह उभयनिष्ठ बिंदु होता है। रेखाओं का जो कटान बिंदु है वह उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन पॉइंट है। तो उस पॉइंट पर यदि मेरे को दोनों रेखा का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जानना है, तो पहले की दिशा जानने के लिए इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। चलो भाई, खींचते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा। तो ये हो गया इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये आप देख रहे हो। अब मेरे को सेम पॉइंट पर दूसरे रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचना है, तो मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ, एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए यहां पर दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा सोचना ही गलत है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो टू द पॉइंट आंसर इसका क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। टू द पॉइंट आंसर क्या लिखेंगे, यदि बल रेखाएं, वैसे ये पूरा आपको सब आंसर हमारे नोट्स पर मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन में हमने जो नोट्स प्रोवाइड कराया है ओरिजिन द लर्नर्स हब पर, उस एप्लीकेशन में जाके आप नोट्स ले सकते हो। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करने के लिए हमको दो स्पर्श रेखा खींचने पड़ेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अतः यह कहना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं गलत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती।
विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। ओके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करना, क्योंकि मेरा ऐसा गेसिंग है कि ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के अंदर होकर नहीं गुजरती। अंदर होकर नहीं गुजरती मतलब आवेश के अंदर होकर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। यहां पर चालक होना चाहिए या आवेश। क्या होता है, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती। मतलब ये क्या होती हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये चित्र से आप समझोगे, ये जैसे आवेश है, मान लो ये जो आवेश है, ये कोई आवेश है, तो इसके अंदर नहीं, ये बल रेखाएं बाहर से निकलती हैं, ऐसा अंदर से नहीं गुजरती। ये इस पॉइंट का कहना है, मतलब विद्युत बल रेखाएं अंदर, आवेश के अंदर से होकर नहीं गुजरती। इतने प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो सभी प्रॉपर्टी क्लियर आपको। और ये बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पहला ये, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, गुण लिखो। पहला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, गुण लिखो। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। अब आगे हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनो। नाम से स्पष्ट है, विद्युत द्विध्रुव माने विद्युत का दो ध्रुव। कौन कौन सा दो ध्रुव, 2 पोल्स। हालांकि इलेक्ट्रिक पोल्स है जिसको हम चार्ज कहेंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना है, वो क्या है, देखो कि एक आवेश हमारे पास ये है और दूसरा आवेश ये है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसको माइनस क्यू आवेश होना पड़ेगा, तभी ये दोनों विद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान तथा विपरीत आवेश, मतलब यदि दो आवेश ऐसे हो जो समान हो, मतलब परिमाण में समान हो। देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन दोनों के नेचर जस्ट अपोजिट हो। एक पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव हो। तो एक यदि पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा निगेटिव चार्ज हो, तो दो समान तथा विपरीत आवेश को, दो समान तथा विपरीत आवेश को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। दो ध्रुव, दोनों का समान होना जरूरी है। दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है कि परिमाण में समान होंगे। पहला ये कि परिमाण, इनका जो परिमाण है वो समान होगा, माने बराबर होगा, क्लियर। और आवेश मतलब उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति क्या होगी, भिन्न भिन्न, प्रकृति भिन्न भिन्न होगा। इस प्रकार से हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि यदि दो आवेश परिमाण में समान हो, यदि दो आवेश परिमाण में समान हो, लेकिन उनकी प्रकृति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तब हम उस तरह के आवेश को, ध्रुव को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां पर इसका मैथमेटिकल टर्म है, तो मैथमेटिकल टर्म क्या है, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये आप ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इसका मैथमेटिकल टर्म है। और आगे पूरे चैप्टर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में ही पढ़ेंगे। उसी के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसी के सभी चीजों का हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, ये आप समझो। मान लो ये एक आवेश है और ये एक दूसरा आवेश है, ये दो आवेश हैं, और दोनों आवेश के बीच की दूरी, माने हमने पहले द्विध्रुव बना लिया, इसको हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश, इसको हमने ले लिया माइनस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, मान लो हम इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी को मान लेते हैं 2a।
2 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसको हमने 2a मान लिया, क्योंकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को a और मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को a लेते हैं, मतलब ये मध्य बिंदु ऐसा a, इसलिए पूरी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, 2a लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, इसको हम एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, P से। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और P इक्वल टू क्या होता है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण। तो चूंकि दोनों आवेश परिमाण में तो बराबर होते हैं, तो दोनों में से एक का परिमाण कितना हो जाएगा, Q, और इनटू दोनों के बीच की दूरी मतलब 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा ही होता है कि दो समान आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, तो P बराबर कितना हो जाता है, 2QA। P बराबर 2QA होता है, ये सूत्र याद रखना। यहाँ पर यह एक कन्वेंशन है कि विद्युत द्विध्रुव को सदिश राशि माना गया है, जबकि आवेश क्या है, आवेश अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को सदिश राशि माना गया है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है कि अदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा, ये एक सदिश राशि है। पहले तो महत्वपूर्ण बात ये कि विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि की जो दिशा है, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होता है, ऋण से धन की ओर होता है, ऋण आवेश से। ये माना गया है इसको, ऋण आवेश से धन आवेश। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो ये बात आप कभी नहीं भूलना, यह एक परिपाटी है, यह एक परिपाटी है, मतलब माना गया चीज है। अभी तक आपने देखा है कि विद्युत बल रेखाएं धन से प्रारंभ होकर ऋण में समाप्त होती हैं। तो स्टूडेंट कई बार इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम विद्युत बल रेखाओं में तो पढ़े हैं कि धन से स्टार्ट होकर ऋण में समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं तो उसको सदिश राशि माना गया है और उसकी दिशा को ऋण आवेश से धन आवेश की ओर माना गया है। तो ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से निगेटिव होता है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वह इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बेस पर पढ़ने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। हाँ, अब हम यहाँ पर टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक अब आप पढ़ने जा रहे हो जिसमें से एक क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आना 100% डिसाइडेड होता है। बोर्ड एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो इसके 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है अक्षीय स्थिति, जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। दूसरा कंडीशन है निरक्षीय स्थिति, जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन या ब्रॉड साइड एंड पोजीशन कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा होता है एनी पोजीशन, कोई भी स्थिति। ये 3 कंडीशन है। आज के क्लास में हम एक कंडीशन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2 कंडीशन को। यदि तीनों को हम एक ही क्लास में पढ़ दें तो अक्षीय और निरक्षीय के साथ में खासकर थोड़ा मिक्सअप होने का चांस रहता है। इसलिए जनरली मैं एक क्लास में अक्षीय पढ़ाता हूँ, दूसरे क्लास में निरक्षीय पढ़ाता हूँ। तो आप सब तैयार हो जाइए कि अक्षीय स्थिति को हमको आज यहाँ पर 100% प्रिपेयर करना है। अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति को 100% तैयार करना है, ताकि अभी से हम बोर्ड एग्जाम के लिए इस टॉपिक के लिए तैयार हो जाएं और फार्मूला भी हमको याद हो जाए। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए। तो अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं ये हम पहले बना लें। तो चलिए एक चित्र बना लें और अक्षीय स्थिति को आपको एक्सप्लेन कर लें। ये एक आवेश है, ये दूसरा समान और विपरीत आवेश है, तो विद्युत द्विध्रुव बन गया। और इन दोनों रेखाओं को हम मिला दें तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने पर, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है
ये इसका अक्षीय स्थिति कहलाएगा, ये इसका अक्षीय स्थिति कहलाएगा। यहाँ पर आप दूरियों को समझ लो, अभी मैंने आपको बताया है कि इस दूरी को हम 2a लेते हैं, तो दूरियों को उसी तरह से अपने को यहाँ पर समझना है। और सेंटर से जो डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे, जहाँ पर हमको आघूर्ण ज्ञात करना है, उसको भी मैं यहाँ पर सबको लिख दूँ। तो सबसे पहले ये a है जो कि प्लस q आवेश है, ध्यान रखना। ये दूसरा आवेश है, b नाम है इसका, और इसका परिमाण है माइनस q आवेश है। यह एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2a लिया है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। और इसके बाद इसका मध्य बिंदु O इसका मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु से मान लो हमने r दूरी पर एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम मैंने P दिया है। और इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो क्लियर, चित्र क्लियर सबको, चित्र क्लियर सबको। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, यदि आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है और खासकर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन या कोई बड़ा डेरिवेशन आपको तैयार करना है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि उसमें एक चित्र होगा। कोई भी फार्मूला जब आप डिराइव करोगे तो 100% उसमें एक फिगर होगा, एक चित्र होगा। और जब उसमें एक चित्र होगा तो उसी के बेस पर आप फार्मूला को डिराइव करोगे। तो पहला कमांड किस में होना चाहिए? फिगर में। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट चित्र बनाने में थोड़ी लापरवाही करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा भूल आप कभी नहीं करना। सबसे पहला कमांड आपका प्रॉपर फिगर में होना चाहिए, क्योंकि वो फिगर ही आपको आगे गाइड करेगा कि भाई कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको P निगेटिव से पॉजिटिव होता है। देखो यहां पर आवेश का जो कंफ्यूजन है, विकास यादव जी ध्यान से सुनो, इसको मैंने माइनस लिया है, इसको मैंने प्लस लिया है। यदि आप चाहो तो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी को प्लस किसी को माइनस आप ले सकते हो, लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वह माइनस से प्लस होगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये मैंने लिखा है, ये सदिश राशि है और माइनस आवेश से धन आवेश की ओर होता है। P की दिशा, मतलब यहाँ पर मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दिया P की दिशा, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। मतलब इस चित्र में यदि हम उसकी दिशा बताएं तो इसकी दिशा ये होगा, माइनस से प्लस की होगा। खैर यहाँ पर तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 कंडीशन बताया है। ठीक है, तो यहां तक फिगर में कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो कि सर समझ नहीं आया, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज आप मेरे को ओके बोला करो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आ गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब आगे की बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको समझाया कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है वहां पर हम एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं। तो नेचुरली बिंदु P पर एकांक धन आवेश रखा होगा। अब जब हम यहां पर एकांक धन आवेश रखेंगे, मान लो हम इस बिंदु पर एकांक धन आवेश, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये एकांक धन आवेश इस बिंदु P पर रखा है, तो ये जो ऋण आवेश है वह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। नेचुरली ये धन है तो ऋण इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये जो धन आवेश है वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब उसकी दिशा क्या हो जाएगा? ये 2 दिशा होंगे। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं E माइनस क्यू। E माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? E प्लस क्यू। तो E प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ? प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहां पर बहुत ध्यान से समझना, यहां पर एरो लगाना, दिशा को जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो E माइनस क्यू ये इसके कारण आकर्षण है और E प्लस क्यू इसके कारण प्रतिकर्षण है। और यहां पर देखो इन दोनों के बीच का कोण 180 अंश है, मतलब दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। और आपने वेक्टर में पढ़ा है, आपने बल के वियोजन में पढ़ा है 11वीं क्लास में, कि 2 बल यदि एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करें तो उनका परिणामी निकालने के लिए
हम अधिक बल से कम बल को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E माइनस क्यू निकालेंगे, E प्लस क्यू निकालेंगे, और उसमें जो अधिक होगा उसमें से हम कम को माइनस करेंगे, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा वर्किंग स्टेप है। देखो, किसी भी फार्मूला डेरिवेशन से पहले आपको ये बात पक्का पता होना चाहिए कि मेरे स्टेप्स क्या क्या हैं। आपको मालूम है कि जब हम कहीं जाते हैं, हमको कोई यात्रा करना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका रोड मैप बनाते हैं कि भाई मेरा कोई जगह जाना है तो मैं ये करूँगा, मैं ये स्टेशन जाऊँगा, एयरपोर्ट जाऊँगा, इतने देर में यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा। ये हमारे पास एक प्री प्लानिंग होती है, एक रोड मैप होता है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब हम कोई फार्मूला डिराइव करते हैं फिजिक्स में, तो हमारे दिमाग में एक रोड मैप होता है कि मैं पहले ये करूँगा, पहले ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। आप चीज़ों को अपने ब्रेन में इस तरह से बिठाएंगे तो कभी आपको ऐसा आसमान नहीं ताकना पड़ेगा अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो पहले आप अपने दिमाग में, हालांकि जो बड़ा डेरिवेशन आएगा आगे 15 स्टेप से ज़्यादा का डेरिवेशन होता है, तो मैंने खुद उसके लिए वर्किंग स्टेप बनाया हुआ है। छोटे छोटे डेरिवेशन को आप दिमाग में रख सकते हैं। तो क्या मैंने वर्किंग स्टेप बताया कि हम E माइनस क्यू निकालेंगे, फिर E प्लस क्यू निकालेंगे, उन दोनों में जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, घटाने पर जो आएगा वह परिणामी तीव्रता होगा। ये हमारा वर्किंग स्टेप है। तो चलिए वन बाय वन हम काम करें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं E माइनस क्यू। तो E माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ऊपर में एरो लगा देंगे। एक भी चीज मिस नहीं करना है। यदि आपको सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लाना है तो हर चीज को आपको वॉच करना है कि यहाँ पर ई बस लिख दिए, एरो नहीं लगाए तो गलत है। नंबर नहीं काटने वाला नहीं काटेगा, कंसीडर कर लेगा, लेकिन अपने तरफ से मिस्टेक मत करो। कई बार टीचर अरे इसको लिखा नहीं करके नंबर काट दें या इंप्रेशन खराब होता है, तो पूरा आप सही तरीके से हर चीज़ को लिखो। ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 और Q और अपान दूरी देखो तो ये माइनस क्यू, ई माइनस क्यू का इसके कारण, तो ये जो दूरी है क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a है, आधी दूरी। अभी मैंने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाते समय बताया कि आधी दूरी a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और ये दूरी क्या है, a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a, ये दूरी हो जाएगा r माइनस a। तो यहाँ पर एक बार तो हम नाम लिख दें, उसके बाद फिर r माइनस a लिखेंगे। तो नाम क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी का नाम क्या है, pb, इसका नाम क्या है pb। तो pb स्क्वायर। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिशा भी बता दो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, p से b की ओर है। तो ये एक्सप्लेनेशन का बेस्ट तरीका है कि हर चीज को हम बताते जा रहे हैं कि दिशा भी क्या है। तो आगे हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट डॉट लगाना ना, माइनस जैसे मत दिख जाए आपको, P से B की ओर, ये PB डायरेक्शन में हुआ। अब हम PB के मान को यहाँ पर रख देंगे जो कि r माइनस a है। तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल 1/4πε0 Q अपान r माइनस a का होल स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया E माइनस क्यू का वैल्यू। तो यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक सबको क्लियर, ओके वेरी गुड। अब हम निकालते हैं किसके कारण, E प्लस क्यू के कारण। तो चलिए E प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो E प्लस क्यू अगेन या पुनः E प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपान, अब दूरी को देखो, यहाँ पर दूरी क्या है, तो दूरी अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a, तो r प्लस a होगा। अब पहले हम नाम लिखें, तो नाम क्या है इसका, AP, a से p तक माने AP, और इसकी दिशा ये है, देखो इसकी दिशा ये है, तो a से p की ओर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दूरी के नाम को क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर हम लिख देंगे AP स्क्वायर, और यहाँ पर दिशा लिख दो, इसकी दिशा है a से p की ओर, तो AP में एरो लगा दो। दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू, E प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, ये दूरी कितना हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रिलेशन नंबर 2। तो ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हुआ।
यहाँ देखो रिलेशन नंबर फर्स्ट में ई माइनस क्यू निकाले हैं और रिलेशन नंबर सेकंड में ई प्लस क्यू निकाले हैं। अब हमको ये जानना है कि कौन अधिक है कौन कम है। तो इसलिए परिणामी तीव्रता, देयरफॉर परिणामी तीव्रता। अब जब हमको परिणामी तीव्रता निकालना है तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई, परिणामी तीव्रता क्या है ई, और ई का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो बताइए आप मेरे को कि ये जो दो हम तीव्रता निकाले हैं, ए तीव्रता ई माइनस क्यू निकाले हैं जो कि ये है, और दूसरी तीव्रता हम ये निकाले हैं जो कि ये है, दोनों में से ज़्यादा कौन है। आप बताइए कि ई प्लस क्यू ज़्यादा है कि ई माइनस क्यू ज़्यादा है। चलिए ये सब आप सबके लिए क्वेश्चन है, ये क्या ज़्यादा है भाई, ऋण के कारण तीव्रता ज़्यादा है कि प्लस के कारण तीव्रता ज़्यादा है। बताइए फटाफट बताइए, आपके चैट देख रहा हूं मैं, किसका ज़्यादा है बताइए। किसकी तीव्रता ज़्यादा है, निश्चित रूप से तीव्रता किसके लिए ज़्यादा है, माइनस के लिए तीव्रता ज़्यादा है, ठीक है। तो माइनस के लिए तीव्रता ज्यादा है, कुछ लोग प्लस लिख रहे हैं, प्लस नहीं होगा भाई, माइनस के लिए तीव्रता ज्यादा होगा। क्यों, देखो कारण सुनो ध्यान से, ये माइनस चार्ज इसके पास में है, और हमको व्युत्क्रम वर्ग के नियम से कूलाम ने बताया था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी जितना कम होगा तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, देखो यहाँ पर r माइनस ए का भाग हो रहा है, और हमको मालूम है कि जब किसी भिन्न का हर छोटा होता है, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 7/9 और कहीं पर लिखा है 7/11, तो 7/9 बड़ी राशि है क्योंकि उसका हर छोटा है, ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। देखो तो माइनस ज्यादा है भाई, तो परिणामी तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू में से, E माइनस क्यू में से हम माइनस करेंगे किसको, E प्लस क्यू को। ये माइनस क्यू प्लस क्यू को छोटा छोटा लिखना ना, ऐसा नहीं कि E माइनस क्यू लिख दिया, तो कई राइटर लोग इसको E1 E2 लिखे रहते हैं इसीलिए, लेकिन E प्लस क्यू E माइनस क्यू मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू लिखने से क्या होता है, ये बात क्लियर हो जाता है क्या कि किसके कारण है। जैसे E1 E2 लिखूंगा तो E1 E2 में कई बार हमारे ध्यान में नहीं आता कि E1 प्लस के कारण है कि माइनस के कारण मैंने माना है, लेकिन यदि आप लिख रहे हो E माइनस क्यू या यदि आप लिख रहे हो E प्लस क्यू तो एकदम बात क्लियर हो जाता है कि E माइनस क्यू मतलब माइनस के कारण। बाकी संकेतों के लिए आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से संकेत बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों का मान भरें और इसको माइनस करना शुरू करें। तो देखो जो राशि नियता दोनों में कॉमन है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, 1/4πε0 और Q ये कॉमन है, तो इतने को कॉमन कर लेते हैं हम, 1/4πε0 Q और अंडर ब्रैकेट यहाँ पर माइनस Q के कारण 1/r माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बाकी कांस्टेंट जो कॉमन है उसको मैंने बाहर कर लिया। अब भाई क्या करना है, बस इसको सरल करना है और सरल करके फिर हमको फाइनल इक्वेशन निकालना है। तो चलिए इसको हम सरल करें, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q और अंडर ब्रैकेट दोनों का लघुत्तम दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। तो दोनों का गुणनफल का बराबर r² माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट में a माइनस b दूसरे में a प्लस b, तो क्या हो जाता है a² माइनस b स्क्वायर। अब देखो r प्लस a का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ये होगा। दैट इक्वल 1/4πε0 Q और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप अलजेब्रा में एक सलाह फिर आपको मैं साल भर देते रहूँगा कि मूलभूत गणितीय अवधारणा को आप हमारा ढंग से देख लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो 4ab मतलब यहाँ पर हो गया 4, a का वैल्यू r है और b का वैल्यू क्या है, तो 4ra और अपान ये हो जाएगा r² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया।
दैट इक्वल, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2QA को अलग कर लिया ये, और 4 को फिर मैंने लिखा 2, 2 दूनी 4 हो गया, और R को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 2QA इंटू 2R लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और RA हो जाएगा। ये इस रूप में लिख दिया। क्यों लिख दिया आपको पता होगा, R² माइनस A² का ये होल स्क्वायर। अब हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा है कि 2QA क्या होता है, P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो 2QA को हम P लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर आएगा, ये फाइनल इक्वेशन को मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, ये E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R² माइनस A² का होल स्क्वायर, और ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फाइनल इक्वेशन। ओके, अब इसमें हम कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन क्या है, देखो स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम ये देखते हैं कि दोनों के आवेशों के बीच की दूरी जो कि 2a होता है, यह मान लो बहुत कम है r की तुलना में। तो 2a r की तुलना में बहुत कम है, कहने का मतलब है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत कम है, और जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं वो दूरी क्या है, बहुत अधिक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला है, उस फार्मूला में एक बार फार्मूला को मैं पुनः लिखता हूं। तो E इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला निकाला है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला निकाला है, अब यहाँ पर हम देखें, चूंकि इसका वैल्यू इसकी तुलना में बहुत कम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षित, A² को उपेक्षित कर सकते हैं। तो देयरफॉर उस कंडीशन में हमारा फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2PR, और यहाँ पर ये 0 हो गया तो हो जाएगा R⁴ ये होगा। और इस तरह से E बराबर वो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर एक R इसके साथ में कटेगा, तो 2P, और यहाँ पर हो जाएगा R⁴। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³, ये होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कंडीशनल। कब, जब 2A क्या हो, R से बहुत छोटा हो। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कल के क्लास में आपको अक्षीय स्थिति तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। तो इतना टॉपिक जो मैं आपको एक बार बताया, एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहा हूँ उसको रोज आप तैयार करो, उसको पेंडिंग में मत डालना बस। देखो, मैंने आपको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया। इसके बाद हमने देखा विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण, कि विद्युत बल रेखा क्या क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और विद्युत बल रेखाएं के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने इसके सभी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया कि इसके 4 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का, खासकर तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो 2 समान तथा विपरीत ध्रुव को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति भिन्न भिन्न होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि होता है और इसकी जो दिशा होती है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये इसको माना गया है, सदिश राशि कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम देखें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने 3 कंडीशन बताया
जिसमें से आज हम एक कंडीशन पढ़े हैं, वो है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति या इसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, इंग्लिश में इन डाउन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ये हमने अक्षीय स्थिति देखा कि किस पोजीशन को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं, और इसके बाद हमने इसके लिए फार्मूला डिराइव किया। सबसे पहले हम इसका परिणामी तीव्रता का फार्मूला निकाले, इसके बाद हमने देखा इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस में जब 2a बहुत छोटा हो, तो ये अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके दो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें से एक कहलाएगा निरक्षीय स्थिति और एक कहलाएगा एनी पोजीशन। एनी पोजीशन मतलब पॉइंट ना तो अक्षीय स्थिति में है ना तो निरक्षीय स्थिति में है। ओके, क्लियर। मैथ्स की क्लास बस अंकित 1-2 रोज में स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स का क्लास 1-2 रोज में स्टार्ट करेंगे। कल से केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने अनाउंसमेंट किया है कि कल से आपका केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्लास का टाइम रहेगा 6 PM, शाम को 6 बजे। क्लियर। हमने न्यू और बहुत अच्छे फैकल्टी आपके लिए अरेंज किया है। हम हमेशा लगे रहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर हम एजुकेशन दे सकें, बेहतर से बेहतर कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो कल से आपका केमिस्ट्री भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स का क्लास भी 1-2 रोज में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैथ्स जल्दी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जल्दी स्टार्ट करेंगे, तभी कोर्स कंप्लीट करेंगे। इस बार हमारी प्लानिंग है कि हम एनसीईआरटी को लेके वर्क करेंगे शुरू से। केमिस्ट्री के नोट्स भी आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। हाँ कल क्लास है। बायोलॉजी के क्लास के लिए भी हम प्रयासरत हैं, जैसे ही होगा हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच।